श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, जिनके स्वामी गुरु बृहस्पति तथा हरि विष्णु की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दैनिक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से सफलपूर्वक हम पहुंचा पाने में समर्थ। तो चलिए ले चलते हैं आपको लघु पंचांग की तरफ, सॉरी दैनिक पंचांग की तरफ। पंचांग के जिस प्रकार 5 अंग होते हैं, उसी तरह से इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग से ये पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके सुझावों के अनुरूप नित्य प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग सितारे बोलते हैं यहाँ, और सितारे झूठ नहीं बोलते। तारा बलम नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने के संकेत हैं, साथ ही साथ तारा बलम का मूल रूप है, मूल आधार है वह नव तारा चक्र पद्धति है, जिसके के अनुसार हम जातक के पूरे जीवन काल के बारे में ग्रहों की स्थिति, शुभता और अशुभता जान सकते हैं और उसके अनुरूप दशा महादशा का फल कैसा होगा यह जानकर ग्रहों का फल कैसा होगा, विभिन्न लोगों से जुड़ने वाले व्यक्तियों से हमारा कैसा फल प्राप्ति होगा, यह सभी हम उसको जान सकते हैं। दशा महादशा का फल जान करके हम योजनाबद्ध तरीके से शुभ कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं। शुभ दशा महादशा, वही विपरीत परिस्थितियों में हम चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो। तो ये विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्तुति। तीसरा भाग राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, चंद्र बलम जिसे कहते हैं। और चौथा भाग चौघड़िया। चौघड़िया एक प्रकार का बहुत ज्योतिष, सभी हम जो भी कार्य करते हैं उसमें शुभता की अपेक्षा करते हैं और जब शुभता की अपेक्षा करते हैं तो चौघड़िया में शुभ और अशुभ काल दर्शाता है, शुभता सुनिश्चित करता है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुत। पांचवा और अंतिम भाग अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं और अंक हमारे लिए शुभ और अशुभ दोनों होते हैं। अंक, जी हाँ, अंक हमारे लिए कार्य करते हैं और जब अंक कार्य करते हैं तो अंकों को समझना, अंकों को जानना, उन्हें परखना, उन्हें याद रखना और उन्हें सही ढंग से उपयोग करके हम अपने अंकों को सही ढंग से काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो इस प्रकार अंक हमारे लिए कार्य करते हैं। इसी प्रस्तुति में दूसरा भाग अंक कार्य करने के अलावा अंक बोलते भी। फिर किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातकों के लिए आज का अंक शुभता अशुभता के संदर्भ में क्या संदेश दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं प्रस्तुति। इस प्रकार पूरी प्रस्तुति जो 5 भाग है हम आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक, उपयोगी तथा महत्वपूर्ण बना के लाए हैं। इसलिए आप कहीं जाएंगे नहीं, हमारे साथ बने रहे ताकि हमारे हर प्रस्तुति की, ताकि आप उससे लाभान्वित हो। और यदि आप इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक पहुंच सके और आप उसे लाभान्वित। तो चलते हैं पंचांग की तरफ। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम केवल नहीं है, इसकी सीमाएं यहीं तक है। यह हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है, हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में
शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग की महत्ता को समझते हुए आइए पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ साझा कर प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छाओं के साथ ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर होने के बाद तो चलिए हम चलते हैं अब दैनिक पंचांग की तरफ। श्री राम और श्री हनुमान का नामोच्चारण करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग। आज का दिनांक 29 जनवरी 2026, माह माघ, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126। आज का सूर्योदय 6:34 पर, सूर्यास्त 5:31 पर, सनराइज एट 6:34 AM एंड सनसेट एट 5:31 PM। आज का दिशा सूर्य दक्षिण है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो दही का सेवन कर यात्रा में सुख। पंचांग के 5 और इस प्रकार वार गुरुवार, तिथि अपराह्न 1:55 तक एकादशी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है, तब तक द्वादशी जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 7:31 तक रोहिणी, तत्पश्चात कल भोर में 5:29 तक मृगशिरा और उसके बाद भद्रा। नक्षत्रों के पद इस प्रकार: रोहिणी का चौथा पद प्रातः 7:31 तक, मृगशिरा का पद का पहला अपराह्न 1:01 तक और दूसरा पद रात्रि के 6:30 पर, मृगशिरा का तीसरा पद देर रात्रि मध्य रात्रि के 16 बजे तक और चौथा पद कल भोर में 5:29 तक। तब उसके बाद आद्रा नक्षत्र के पहले पद का आरंभ। तो ये रहे हमारे नक्षत्र पर थोड़ी सी चर्चा। योग रात्रि के 8:27 तक इंद्र, उसके बाद वैद्युति और करण अपराह्न 1:55 तक वृष्टि भद्रा, तत्पश्चात देर रात्रि 0:32 या मध्य रात्रि कहें 0:32 तक पौ और तत्पश्चात बाबा। तो ये रहे हमारे पंचांग के 5 वर्ग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं। भोलेनाथ का वास आज कहाँ है और ओम नमः शिवाय। जब तक एकादशी तिथि है तब तक भोलेनाथ क्रीड़ा स्थल पर है जो पर्वत नहीं है। उसके बाद भोलेनाथ एक कैलाश पर्वत पर होते हैं जो कि सुख है। द्वादशी तिथि के आरंभ होने के बाद भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर जाते हैं जो कि सुख है। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:41 से 12:25 दिन तक, अमृत काल रात्रि के 9:26 प्रातः 9:26 से 10:54 तक, रवि योग प्रातः 6:34 यानी सूर्योदय से 7:31 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:52 से 2:36 तक, बुध निंदा संध्या 5:29 से 5:55 तक और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:36 से मध्य रात्रि 0:29 तक। यहाँ पुनः दोहरा दें, अमृत काल प्रातः 9:26 से 10:54 तक। अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 1:25 से 2:47 अपराह्न तक, गुलिक काल प्रातः 9:19 से 10:41 तक, यमगंठ प्रातः 6:34 से, गुलिक काल प्रातः 6:34, यमगंठ प्रातः 6:34 यानी सूर्योदय से 7:56 प्रातः तक, वर्ज मुहूर्त दिन के 12:39 से अपराह्न 2:07 तक और भद्रा प्रातः सूर्योदय से
दिन के 1:55 तक। एक शुद्धि है अमृतकाल, जो रात्रि के 9:26 से रात्रि के ही 10:56। दिन जो हमने लिखा है ये करो, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अमृतकाल रात्रि के 9:26 से 10:54। तो ये रहे आज का भद्रा का वार जो है स्वर्ग में है दृश्य। इसी के साथ हम आपको महत्वपूर्ण जो हमारे की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। ग्रहों की आकाशीय स्थिति होती है। आज चंद्रमा का गोचर होने वाला है, इसलिए चंद्रमा कमजोर स्थिति। शेष ग्रह शनि देव को छोड़कर मजबूत अवस्था में है अंश के अनुसार। मंगल देव, बुध देव और शुक्र देव अस्त चल रहे हैं। और राशि के अनुसार यदि देखा जाए तो वित्त राशि में 2 ग्रह हैं, राशि में 3 ग्रह हैं, सब राशि में 4 ग्रह हैं और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं। शनि देव की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 5 ग्रह हैं। चंद्र और मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं है और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह और अपने ही नक्षत्र में 3 ग्रह। केतु, सूर्य और बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। चंद्रदेव के नक्षत्र में 4 ग्रह हैं और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। मंगल और चंद्र आपस में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में और मंगल चंद्रमा के। आज आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन है रात्रि के 6:31 पर, जब वे वृषभ राशि से मिथुन राशि में जाए। तो ये रहे हमारे पहले भाग की प्रस्तुति। दूसरे भाग में आपको ले चलते हैं। हाँ, आज जया एकादशी का त्योहार है और जया एकादशी का एकादशी आरंभ, जया तिथि एकादशी का आज व्रत है और यह एकादशी का प्रारंभ कल 4:35 अपराह्न से हो गया है और आज के 11:09 तक। पारण का उपयुक्त समय 30 जनवरी को यानी कल प्रातः सूर्योदय से लेकर प्रातः के ही 8:46 तक। यह स्रोत हमने ऋग पंचांग से दिया है। ऐसी हरि विष्णु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम गुरुवे नमः। दूसरे भाग में आपका स्वागत है। इसे तारा बलम कहते हैं। जी हाँ, सितारे झूठ नहीं बोलते। तारा बलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वह चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उनके नाम है और चंद्रमा तारा बलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह हमारा जन्म जो नक्षत्र है वह इंगित करता है। हम अपने जन्म नक्षत्र को पहचान कर चिन्हित करके हम पचमटरी चलते हैं और जहाँ नक्षत्र का मिलान होता है गोचर से वह आज हमारा फल होता है। और इस प्रकार हम फलित देख सकते हैं। आज चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र से यात्रा आरंभ कर रहे हैं मृगशिरा से करते हुए और आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर। तो इस प्रकार हम नक्षत्रों के परिणाम आज देख सकते हैं अपने नक्षत्र। यहाँ सितारे झूठ नहीं बोलते। कुल 9 तरह के परिणाम हो सकते हैं जब हमारा आज का तारा कहता है जन्म, संपत्त, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, नैर्धन्य, मित्र, अभिमित्र। जब भी तारा जन्म, विपत, प्रत्यरि, नैर्धन्य में हो तो असुरता की तरफ इशारा करता है और जब संपत्त, क्षेम, साधक, मित्र, अतिमित्र में हो तो शुभता की तरफ इशारा करता है। हम अपने नक्षत्रों को पहचान कर और उसके अनुसार हम अपने आप को शुभता और अशुभता की तरफ समझकर कार्य करते हैं। यदि शुभता
की तरफ है तो हम नए कार्य को आरंभ कर सकते हैं। यह अशुभता के इंगित करता है। तो दैनिक कार्य में सावधानी बरतते हुए नए कार्य का आरंभ नहीं करते। उसे कुछ कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, जब तक वह नक्षत्र है तब तक के लिए हम उसे रोक दें। अति उत्साहित होकर हम अशुभ तारों को शुभता में परिवर्तन करने का जो प्रयास है वह नहीं करते, क्योंकि नहीं करते, क्योंकि यदि वह कार्य नहीं किया फिर अशुभता हमारे कार्य में सुनिश्चित हो सकती है। इसलिए हम जोखिम नहीं लेने की सलाह देते हैं। यह ताराबलम मुख्यतः नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। और नौ तारा चक्र पद्धति मूलतः एक सिद्धांत पर आधारित है। ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के मन होते हैं। तो नौ तारा चक्र पद्धति से हम जो नक्षत्र के मन होते हैं उसके अनुसार हम जान सकते हैं ग्रहों के बारे में। यहाँ जब प्रश्न उठता है कि जब ग्रह के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, तो 27 नक्षत्र हैं, 9 ग्रह, कैसे कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे? इसके लिए सभी नक्षत्रों को सूचीबद्ध किया जाता है। 9 नक्षत्रों का सूची बनाकर 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों की सूची बनाकर 3 श्रेणियां बनाई जाती है, जो कि आपके समक्ष। और ग्रहों को दशा महादशा के क्रम में रखा जाता है। ग्रहों को दशा महादशा के क्रम में रखा जाता है। और ये ग्रह होते हैं केतु पहला ग्रह, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, तीसरा चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और नक्षत्रों को पहला नक्षत्र जो हर श्रेणी में से होता है उसको हम पहला ग्रह केतु देव से जोड़ते हैं, यानी पहला 10वां 19वां नक्षत्र केतु के स्वामी केतु के ऊपर। वहीं दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को मिला, तीसरा 12वां 21वां नक्षत्र का स्वामित्व सूर्यदेव को, चौथा 13वां 22वां नक्षत्र का स्वामित्व चंद्रदेव को। और इस प्रकार घड़ी की सुई की दिशा में बढ़ते हुए बुध देव को 9, 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व मिला। फलित कैसे करते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने नक्षत्र को पहचानते हैं, नक्षत्र जो जन्म नक्षत्र है उसको पहचान कर उसे चिन्हित करके ग्रह को पहचानते हैं कि कौन सा ग्रह हमारा पहला ग्रह है, और वही हमारा जन्म ग्रह होता है। और हमारे जीवन की यात्रा वही आरंभ होती है। इसके पहले भाग में सबसे पहला काम हम ग्रह को पकड़ते हैं, और यह हमारे जीवन यात्रा जो होती है उस ग्रह को पहचानते हैं। और उस ग्रह को जब पहचाने तो दशा महादशा हमारी जो होती है वहीं से आरंभ होती है। और इसी दशा महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है। पिछले जन्म में भी मृत्यु इसी दशा महादशा में हुआ करती है। इसलिए पहला ग्रह को हम पीड़ा की स्थिति में, वहां से तीसरा 5वां 7वां जो ग्रह होते हैं वो पीड़ादायक होते हैं। वहीं दूसरा चौथा छठा 8वां 9वां ग्रह जो होते हैं वे शुभ फलदायी होते हैं। और वहां से गिनती जो हम गिनते हैं वह ग्रह से जहां चिन्हित करते हैं वहां से बुध तक, घड़ी की सुई की दिशा में बुध तक जाते हैं, फिर केतु से यात्रा आरंभ करते हैं। और यह यात्रा समाप्त होती है ठीक हमारे जन्म ग्रह के पहले ग्रह। तो इस प्रकार ग्रहों के शुभता अशुभता के बारे में जान सकते हैं। पहला ग्रह पहला, तीसरा, 5वां, 7वां ये शुभकारी होते हैं। दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 9वां ये शुभकारी होते हैं। तो यदि हम ग्रहों के बारे में जान गए कि कौन से दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 9वां शुभकारी होंगे, पहला, तीसरा, 5वां, 7वां ग्रह कौन से हैं जो कि शुभकारी होंगे, तो दशा महादशा का फल शुभ होगा या शुभ होगा यह हम जान सकते हैं। और शुभ दशा महादशा की स्थिति में हम योजनाबद्ध तरीके से शुभ कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं। वहीं अशुभता की स्थिति में हम अपने आप को मानसिक रूप से चुनौती को का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, जो हमारे दोनों स्थितियों में हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। ग्रहों की स्थिति से ग्रहों जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों की स्थिति को समझकर उनसे अपेक्षा उसी अनुसार कर सकते हैं, उसी अनुसार अपने कर्म को भी कर सकते हैं। विभिन्न जीवन की यात्रा में
विभिन्न लोगों से जो हम मिलते हैं उनके कितना फलदायी होंगे, यह हम जान सकते हैं। इस प्रकार हम विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक, हमारे लिए उदाहरण स्वरूप यदि हमारा जन्म संपर्क हमारा बिजनेस पार्टनरशिप ऐसे व्यक्ति से होता है जिनका नक्षत्र जन्म नक्षत्र हमारे ग्रह से दूसरा ग्रह बनता है, तो वह हमारे लिए संपत्ति कारक होता है, लाभदायक। वहीं यदि पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह जो के नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ वो हमारे लिए पीड़ादायक हो सकते हैं, चाहे वह धर्म हो या संसार। इस प्रकार हम नवतारा चक्र पद्धति पर आकलन करके ग्रहों के बारे में जानकर, नक्षत्रों के बारे में जानकर हम शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। यह काफी उपयोगी पद्धति है और इसलिए इसकी उपयोगिता को देखते हमने हम उपयोगिता को देखते हुए YouTube पर हमने अलग से वीडियो पोस्ट करके रखा। आप इसे जरूर देखेंगे, आपके लिए लाभदायी हो सकता है और ज्ञानवर्धक है। जी हाँ, इसी प्रस्तुति में हमने भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी कुंडली की चर्चा की। तो जय श्री राम, जय हनुमान, जय मां। अब चलते हैं आपको वापस लेकर तारा बलन। आज का तारा क्या क्या। तो आज चंद्रमा का गोचर रोहिणी नक्षत्र से यात्रा आरंभ होती है, मृगशिरा नक्षत्र में जाता है और आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है। यदि हम इनको देखा जाए तो हम अपने नक्षत्र, जैसा आरंभ में हमने कहा था, नक्षत्रों को चिन्हित करके हॉरिजॉन्टली जहां मिलता है वहां पर हम इनको देखते हैं और देखते हैं कि फल कैसा मिलता है। उदाहरण स्वरूप यदि भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्म हुआ है तो पहला भाग जिस समय चंद्रमा रोहिणी में होते हैं वह विपद का होता है और दूसरा भाग क्षेम का होता है। तीसरा भाग जो आर्द्रा में आरंभ होगा वो प्रत्यय का होता है। वहीं यदि हमारा जन्म पुनर्वसु, विशाखा या पूर्व भाद्रपद में हुआ है तो पहला भाग नैर्धन्य होता है और दूसरा भाग मित्र का होता है, तीसरा भाग अति मित्र का। वही आर्द्रा नक्षत्र आरंभ होने पर आज किस प्रकार जो है अति मित्र होता है, इस प्रकार हम अपने नक्षत्रों के बारे में जान सकते हैं। आज जिनके लिए ज्यादा शुभता के संकेत हैं वे तारे हैं पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद पहला भाग में, और शनि के नक्षत्र पौष या कहें पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद में जन्मे जातकों के लिए जब मृगशिरा नक्षत्र में चंद्रमा जाएंगे और जब आद्रा में जाएंगे तब अश्लेषा, ज्येष्ठ और व्यक्ति नक्षत्र जाता है, इसलिए वह अशुभकारी हो सकता है। इन तो अशुभ की स्थिति में नए कार्यों का आरंभ न करें और दैनिक कार्य में सावधानी। साथ ही साथ जैसा आरंभ में हमने कहा था, कोई भी जोखिम नहीं रहे अशुभ तारों को शुभ तारों में बदलने के लिए या अशुभ की स्थिति में नए कार्य को आरंभ करें। किताबों में जो लिखा है वो आपके समक्ष है। उपाय क्या करना चाहिए किंतु अपुष्ट है, इसलिए हम इस पर आपको प्रार्थना करते हैं कि केवल जान कर रखें, इसका उपयोग नहीं करें। किताबों में जो लिखा हुआ तारा में नक्षत्र में होने पर, जन्म में तारा होने पर पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का नाम, विपद में होता है तो गुड़ का नाम, प्रत्येक में होता है नमक का नाम, और नैर्धन्य है यदि तो मुहूर्त त्याग जरूरी, मुहूर्त त्याग है और मजबूरी हुई तो दिल से ही सोचता है। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं तीसरे भाग। तीसरा भाग राशि के अनुसार, आज राशि के अनुसार कैसा दिन रहने के संकेत हैं। आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन है, जब वृषभ अपनी मूल राशि से ये बुध की राशि यानी मिथुन राशि में, तो जब ये वृषभ राशि में जब तक है तब तक इस फलित को चंद्रबलम कहते हैं। वृषभ राशि में जब तक चंद्रमा है तब तक वृषभ राशि के जातक वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत है। और जब वे मिथुन राशि में जाते हैं तो मेष,
मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, मकर राशि के जातक के लिए शुभ तक, शेष राशि के जातक के लिए शुभ तक संकेत नहीं है, और सावधान रहने की आवश्यकता है। इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं दूसरे भाग के चौथे भाग, चौघड़िया। जी हाँ, चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त, चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है जो शुभ और अशुभ समय दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और चाहे वो कार्य पूजा या पाठ से हो, या पहली बार कार्य करने से हो, या दैनिक कार्य हो, ये सभी कार्यों के लिए जिसमें शुभता की अपेक्षा करते हैं, उन कार्यों से संबंध यह है। तो हम इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता काफी है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं उसमें शुभता की अपेक्षा करते हैं, और चौघड़िया इसमें काफी उपयोगी हुआ करता है। इसलिए चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग से वीडियो पोस्ट करके रखा है। हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग हमने करके, हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता और अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। संक्षेप में यहां बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, और ये 8 चौघड़िया, चूंकि सप्ताह का दिन 7 ही होता है, इसलिए 8 चौघड़िया का नामकरण 7ही चौघड़िया के रूप में हुआ। और 8 चौघड़िया, 8 चौघड़िया जो बना, आदि का जो चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया होता है, चाहे वो दिन का या रात। इसलिए कुल 7 चौघड़िया, सप्ताह के 7 दिन, आदि का जो चौघड़िया प्रतिदिन होता है वही अंत का चौघड़िया होता है, इसलिए 8 चौघड़िया दिन के, 8 चौघड़िया रात के। और इन सभी चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से होता है, और साप्ताहिक दिन के स्वामी ग्रह बनते हैं, 7 ग्रह, और इनके विभिन्न कार्य के लिए अधिकृत होते हैं, विभिन्न प्रयोजन के लिए उपयुक्त होते हैं, विभिन्न उद्देश्यों में फलदायी होते हैं, और शुभकारी होते हैं। इस प्रकार विभिन्न आयोजनों में ये विशेष फलदायी होते हैं, उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार ये ग्रहों के सभी कार्य से संबंध चौघड़िया का होता है, जिससे चौघड़िया की उपयोगिता और बढ़ जाती है। यहाँ जब भी हम चौघड़िया का उपयोग करने चले, तो यह सुनिश्चित कर लें कि यह कोई चौघड़िया अशुभता से अधिव्याप्त तो नहीं है। दिन में तो 3 प्रकार की अशुभता हो सकती है, राहु काल, काल बेला और मार बेला, और रात्रि में काल रात्रि। तो रात, दिन का चौघड़िया जो होता है, तो दिन का चौघड़िया 3 अशुभता से अधिव्याप्त होता है, रात का चौघड़िया 1 अशुभता से। तो कुल 4 प्रकार के ये अशुभताएं होती है। परंतु हमने अनुभव के आधार पर पाया है कि 2 ही चौघड़िया अशुभ हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। हम ये देख, तो बृहस्पति, जब दिन में सूर्य देव का प्रभुत्व होता है, और जब सूर्य देव का प्रभुत्व होता है, तो सूर्य देव से शत्रुता रखती है शनि का चौघड़िया, उनके पुत्र की चौघड़िया। शनि नाराज रहते हैं पिता से, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से कर सकता है। और रात्रि में प्रभु जो ये होती है, चंद्रमा का प्रभुत्व होता है, और चंद्रमा से पूर्व के पुत्र बुध देव नाराज रहते हैं, इसलिए बुध का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित। शनि का चौघड़िया जो काल बेला से ग्रसित होता है, शनि आमतौर पर अशुभ फल ही देते हैं, पापी ग्रह, इसलिए अशुभ अशुभ काल के लिए चिन्हित किया गया है। कारण परंतु धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए ये काफी लाभदायक होते हैं, दैनिक कार्यों के लिए काफी लाभदायक, श्रम के लिए करने के लिए काफी लाभदायक। तो प्रतिदिन काल, शनि का चौघड़िया काल बेला से। और अब हम देखते हैं कि आज का चौघड़िया क्या क्या। आज का चौघड़िया देखें, दिन
शुभ चौघड़िया से आरंभ है, बृहस्पति का दिन है और शुभ चौघड़िया से समाप्ति। रात्रि अमृत चौघड़िया से आरंभ है, अमृत चौघड़िया से समाप्त। और जो अपराह्न के दो चौघड़िया है, अमृत चौघड़िया 1:25 बजे 2:47 तक राहु काल से ग्रसित है। काल चौघड़िया 2:47 से 4:09 तक काल बेला से, और शुभ चौघड़िया जो 4:09 अपराह्न से सूर्यास्त तक है, वार बेला से। इस प्रकार आज का चौघड़िया जो अशुभता है आपके सामने हमने रखा। और रात्रि मध्य रात्रि 0:03 से रात्रि के 1:40 तक लाभ चौघड़िया है, जो कि काल रात्रि। इस प्रकार रात्रि और दिन के चौघड़िया जो शुभ और अशुभ है, उनकी स्थिति हमने आपको समझ रखे, आपके उपयोग के। और अब हम अंतिम पड़ाव पर चलते हैं, पांचवें पड़ाव पर। आज का दिन के अंकों की दुनिया में अंक हमारे लिए क्या, कैसे जाने, अंकों को कैसे पहचाने, अंकों को कैसे समझें, उनको अच्छी तरह से परख कर उसका उपयोग करें। तो अंकों की दुनिया में 1 से 9 तक अंक मुख्य अंक होते हैं। ये अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक ही एक अलग काम करता है। जब भी दो अंकों का, दो या दो से ज्यादा अंकों का समूह होता है, तो विपरीत के सभी अंकों को जोड़कर एक अलग में परिवर्तित करने के, यह ज्योतिष का मूल सिद्धांत है। शून्य को गणना में नहीं ली जाती, क्योंकि वह अनिश्चितता को दर्शाता है। 1 से 9 तक के अंक को देखें तो पांचवा अंक ऐसा होता है जो कि मध्यस्थता का काम करता है, मध्य में होता है, और अपने पूर्व से में आने वाले अंकों को और बाद में आने वाले अंकों को वह संतुलित करते हैं। ये अंक जो होते हैं 1 से 9, इनके शासक ग्रह अलग अलग 9 ग्रह बनते हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। और इन ग्रहों को के अलग अलग तत्व होते हैं, अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं। इसलिए ये ग्रह, ये अंकों के ग्रह जो होते हैं, ये काफी कारगर होते हैं। और जो अंक हमारे जन्म तिथि में अनुपलब्ध होते हैं, वैसे इनसे संबंधित ग्रहों के जो तत्व है, ऊर्जा है और उनके गुण है, उसकी कमी हमें लगती है। साथ ही साथ कुछ अंक ऐसे भी होते हैं जो तीन या तीन बार से ज्यादा आए हों, वो रिपीट हुए हों, तो वैसे ग्रहों के तत्व, ऊर्जा और गुण की अधिकता हमें होती है। दोनों स्थिति हमारे लिए अच्छी नहीं है। इसलिए अंकों को पहचानने के लिए हम ये जानना जरूरी होगा कि अंकों को हम कैसे जानें, और अंकों को कहाँ पर सही ढंग से उपयोग करें, कौन से अंक ज्यादा अंक है और कौन से अंक कम है, ताकि हम उन अंकों की व्यवस्था करें। तो हम जब जन्म लेते हैं, हाँ, आपको यह बताते चले कि ये अंक, इनके गुण, तत्व, ऊर्जा के आधार पर इन अंकों को विशेष नाम से जाना जाता है। एक को राजा से, दो को राजा, सरकार या बॉस से, दो को रानी या पार्टनर से, तीन को गुरु या सलाहकार से, चार को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, या कहें हम झूठ बोलने, झौसा देने वाले व्यक्तियों से, कल्पना में रखने वाले व्यक्ति। बुध, 5 उसके राज शासक बुध राजकुमार से संबंध है। 6 को मंत्री या सलाहकार से, मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से। 7 धर्म गुरु से, या जो जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, पूर्वानुमान हो। 8 अधीनस्थ से, समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे समाज के नीचे तबके के लोग। साथ ही साथ नौकर चाकर, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर चाकर तथा न्यायालय। और 9 सेनापति से, पुलिस, डॉक्टर। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार के रूप में देते हैं, और ये उपहार जन्म तिथि के रूप में होता है। उपहार के रूप में देते हैं, और ये अंक हमारे लिए काफी उपयोगी हुआ करते हैं। ये स्थिर होते हैं, पूरे जीवन काल में हमारे लिए काम करते हैं। जी हाँ, ये अंक उपलब्ध भी हो सकते हैं और चुनौती भरे भी। इन अंकों को पहचानना पहले और नितांत आवश्यक है कि कौन से अंक क्या काम करते हैं।
जी हाँ, जन्म तिथि के रूप में, तिथि और माह के रूप में, तिथि माह वर्ष के रूप में हम ईश्वर में देते हैं। और तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है। तिथि माह और वर्ष मिलकर हमारा जो है भविष्य बताता है। अंक ज्योतिष के मूल सिद्धांत के अनुसार जब भी दो तिथि और माह एक अंक का भी हो सकता है और दो अंकों का हो सकता है, वहीं वर्ष 4 अंकों का हो सकता है। और अंक ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार हम इन अंकों को, सभी अंकों को एक अंक में परिवर्तित करके उसका उपयोग करें। तिथि, जब भी तिथि माह के जब भी 11, 22, 33 दे, तो यह हमारे पूर्व जन्म के आत्मा से संबंध रखता है और उसके अनुरूप इस जन्म में भी कुछ कार्य करने हों। वहीं अगर कहीं भी तिथि माह वर्ष 11, हमने कहा तिथि माह वर्ष यदि में 11, 22, 33 या गणना में भी आ जाए, तो वैसी स्थिति में यह हमारे पूर्व जन्म के आत्मा से संबंध रखता है। वहीं 13, 14, 16, 18, 19 आ जाए, तो वैसी स्थिति में यह पूर्व जन्म के ऋण से संबंध रखता है। तो यह हमारे पूर्व जन्म के ऋण से संबंध रखता है और इस जन्म में हमें उस ऋण को अदा करना होता है अपने कर्मों द्वारा। तो जब भी 13, 14, 16, 18, 19 आए, हमें सावधान गणना में भी। तो तिथि हमारा जो होता है वह हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, जिसे मूलांक हम कहते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहते हैं। तिथि माह और वर्ष को हम जोड़ते हैं जब है वो वाक्यांक कहलाता है और बोलचाल की भाषा में उसे कंडक्टर कहते हैं। ट्राइबल अंक और कंडक्टर अंक बहुत महत्वपूर्ण होता है ज्योतिष में। और यह पूरे अंक ज्योतिष, पूरे जीवन में यह उन्हीं का काम करता है। इसी के इर्द गिर्द पूरा अंक ज्योतिष होता है। तो तिथि और ड्राइवर और कंडक्टर आपस में यदि मित्रवत नहीं हुए, शत्रुवत हो गए, तो हमारे जीवन में स्ट्रगल जो होता है। दैनिक जीवन में यदि बस में भी ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रुवत हो गए, तो बस को चलना मुश्किल होता है, कल्पना करें। और ऐसी स्थिति, दूसरी स्थिति हो सकती है कि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्र हैं, किंतु सवार पैसेंजर हुए जो कि शत्रुवत हैं किसी से, ड्राइवर या कंडक्टर से, तो वहां से जिस पड़ाव से शुरू चले सवार हुए, वहां से हमारे जो कार्य है, हमारे बस में जो चलने का ये है, वहां बाधा आती है। जीवन में भी वही होता है कि यदि हम अपने कार्य के रूप, अपने अनुसार कुछ अंक ऐसे ले अर्जित करके ले आते हैं, चाहे उदाहरण स्वरूप मोबाइल का अंक हो सकता है, गाड़ी का अंक हो सकता है, कोई भी अंक इस तरह से हम जब ले आते हैं, तो वहां से यदि शत्रु अंक यदि है, मूलांक या भाग्यांक का, तो वहां से बाधा शुरू हो। इसलिए हमें अंकों को जानना चाहिए कि कौन से अंक हमें लाने हैं, कौन से अंक नहीं लाने। इन अंकों को पहचान कर, जानकर हम तब जीवन में अपने शुभता को कुछ की अपेक्षा कर सकते। इन अंकों को जानने के लिए कि कौन से अंक हमारे लिए ज्यादा है, कौन से अंक कम है, कौन से नहीं उपलब्ध है, या कौन से अंक हमारे शत्रु हो सकते हैं, इस प्रस्तुति को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। लो, आपके समक्ष कुछ सारणी रखी जा रही है। लो सूत्र जिसे कहते हैं, आप इसे देखें। एक तरफ बाएं तरफ जो अंक है, जो परमानेंट अंक लिखे हुए हैं, 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6, ये बॉक्स भरे हुए, ये अंकों के परमानेंट स्थान है, जो कि विभिन्न स्थितियों को दर्शाते हैं। उदाहरण स्वरूप 4, 3, 8 यह दर्शाता है हमारे थॉट प्लेन। व्हील पावर प्लेन 9, 5, 1 को दर्शाता है। एक्शन प्लेन 2, 7, 6 को दर्शाता है। वहीं अगर हॉरिजॉन्टल देखा जाए तो 4, 9, 2 इंटेलिजेंस को दिखाता है, 3, 5, 7 इमोशन को दिखाता है, 8, 1, 6 प्रैक्टिकलिटी को दिखाता है। अब ये देखें कि इस जातक का जो जन्म हमने जन्म लिया है, गूगल से लिया है, शैक्षणिक उद्देश्य से, जिनकी जन्म तिथि आज है। तो इन जातिका का जिसका लिया है, आप देखें मूलांक जो है, ड्राइवर बनता है 29। 11 टोटल योग होते हैं जो कि पूर्व जन्म के आत्मा से दिखाता है। वही कंडक्टर बनता है इनका 12, जो कि 3 देता है। 2 और 3 का कॉम्बिनेशन होता है, ड्राइवर 2, कंडक्टर 3।
हमारा आंतरिक व्यक्तित्व तो गुणांक दर्शाता है, और तिथि और माह को जब जोड़कर एक अंक को जोड़ते हैं तो हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है, जिसे हम अचीवमेंट नंबर या एटीट्यूड नंबर कहते हैं। वहीं एंजल नंबर निकलता है अंक से, वर्ष के अंक से, उसे एक अंक में परिवर्तित करके। जब एक अंक में परिवर्तित करते हैं तो पुरुष के लिए उस 11 में से उस एक अंक को घटाते हैं, महिला के लिए एक अंक में 4 जोड़, और फिर एक अलग परिवर्तन में परिवर्तित करते हैं दोनों स्थितियों में। तो यह क्योंकि महिला की कुंडली है, इसलिए इसमें एक अलग बनता है 9, 4 जोड़े 13 बना, जो कि पुंजन के ऋण से संबंध बना। अब इनका यदि हम देखें तो ड्राइवर 2, कंडक्टर 3, और इस तरह से सभी अंकों को एक जगह समायोजित करते हैं तो 3, 5, 3, 6, 7, ये सॉरी 5, 6, 7, ये 3 अंक ऐसे होते हैं जो इनके मिसिंग, इसलिए 5, 6, 7 इनके मिसिंग अंक है। और इन्हें इन्हें व्यवस्था करनी है, साथ साथ 4, 3, 8 ये अंक जो है एक बार ब्रेक, यदि ये मित्र शत्रु अंक नहीं हुए तो इसका हम उपयोग कर सकते हैं। अब हम ये कहां से लाएंगे यह स्रोत, यह पहले देखते हैं। यदि पहले दो स्थिति हो सकती है। पहली स्थिति, ड्राइवर और कंडक्टर शत्रु, तो ड्राइवर और कंडक्टर यदि शत्रु है तो हम अंक कहां से लाएंगे, क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर यदि शत्रु अंक हो गया तो जीवन के आरंभ से ही स्ट्रगल चलता है। इसलिए सबसे पहला काम है कि ड्राइवर और कंडक्टर को पहचानना, कहीं वो शत्रुवत तो नहीं, और यदि है तो फिर हमें पहले पहचानना होता है। अंक ज्योतिषी यही कार्य करते हैं, ड्राइवर और कंडक्टर को पहचानते हैं और बाद में आने वाले प्रयुक्त हुए अंकों को पहचानते हैं कि कौन सा अंक शत्रुवत है, और उसको फिर उपाय करते हैं। तो कहाँ से अंक हम पहले लाए, सोर्स कहाँ है, तो वह अंक सोर्स का अंक होता है, यह ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक है। और दूसरा जो चिर अंक होता है जो पूरे जीवन काल में चलता है, वह होता है नाम अंक। नाम जो है हमारे पूरे जीवन काल के लिए होता है, और नाम निर्धारित करते हैं धरती के ईश्वर, माता पिता। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होते हैं, नामांक कहाँ से, अंक कहाँ से आया, तो इन अक्षरों के अंक ये मूल्य हुआ करते हैं। पहले आप इनके मूलांक, भाग्यांक ये सभी नोट कर लें, ताकि आगे संदर्भ करने में आपको सुविधा। जो मिसिंग अंक है 5, 6, 7, ये 4, 3, 8। अब देखें कि इनके मूलांक और भाग्यांक, नामांक जो होता है, अक्षर जो हमने कहा, अक्षर के अंक ये मूल्य होते हैं, और ये अक्षर के अंक के मूल्य इस प्रकार। जी हाँ। और इनको हम जब अंकीय मूल्य से परिवर्तित करते हैं तो इनका नाम है दीप्ति साथी, ये एक्ट्रेस है, और इनको हमने ये नाम दिया है। इनका जन्म तिथि है, इन्हें हार्दिक बधाई, जन्म की हार्दिक शुभकामनाएं जन्म तिथि। इनका नाम का जो अक्षर होता है 9 पर, आप देखें होंगे कि इनका जो, जब हम लोसू ब्रीड बनाए थे तो आप देखें 9 कई बार आया, 4 बार आया, और इनका नामांक भी 9 पर जा रहा है, जो कि इनके लिए अच्छा नहीं। जी हाँ। अब हम इस यहाँ देखते हैं कि 9 अंक इनके लिए, क्योंकि नाम का पहला अक्षर भी जो है उतना ही महत्वपूर्ण होता है, ये जो अंक देता है, क्योंकि नाम जो है हमारा जब आरंभ होता है, पुकारा जाता है, तो यह ज्यादा ऊर्जा देता है। जैसे जैसे नाम के अंकों की अगले अक्षर पर जाते हैं, ऊर्जा कम होती है। पहला अक्षर ज्यादा चेतना देता है। कई बार ऐसा होता है कि नाम का आरंभ जैसे पुकारा जाता है, समूह में जब रहते हैं, तो पहला अक्षर से चेतना जागती है, और जैसे जैसे अगला आगे बढ़ता है नाम, वैसे वैसे या तो हम कतार से हट जाते, या फिर हम रिस्पॉन्स करते हैं नाम पूरा करने के पहले। इस प्रकार नाम हमें ऊर्जा देता है, और इसलिए नाम का पहला अक्षर भी ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु अंक ना हो, यही सुनिश्चित कर। तो अब आइए शत्रु अंक को पहचाने, क्योंकि शत्रु अंक को जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम नाम का सही नहीं कर पाएंगे, ज्योतिष का अंकों को सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो शत्रु अंक को पहचानने के लिए 1 का 8, 2 का 4, 6, 8, 9, 3 का 6, 4 का
8 9 4 2, 5 का कोई नहीं, 6 का 3 9, 7 का 7 9 3, 8 का 1 2 9 4 8, 9 का 6 4 2 8 9। अब हम देखें इनका मूलांक 2 भाग्यांक 3। तो 2 का जो शत्रुअंक है वो 4 6 8 9 है। 4 एक बार प्रयुक्त हुआ है, 6 मिसिंग है, 8 एक बार प्रयुक्त हुआ है और 9 कई बार आया है। नाम भी 9 पर है, इसलिए इनका नाम में परिवर्तन करना नितांत आवश्यक। इस प्रकार इनके मिसिंग जो अंक है 5 6 7, उसमें से 6 को प्रयुक्त हम नहीं करेंगे। 5 को नितांत आवश्यक है क्योंकि वह मोस्ट बेसिक नंबर है, वह राजयोग बनाता है। तो ऐसी स्थिति में हम 2 इनका मूलांक है, 3 भाग्यांक है, 3 का जो शत्रुअंक है वो 6 है और 2 का शत्रुअंक में भी 6 है, इसलिए 6 तो कदापि नहीं लाएंगे और इस प्रकार पूरे जीवन काल के लिए 6 अंक इनके लिए उपयोगी नहीं हो सकते। तो 4 6 8 9 को हम लेकर चलेंगे, साथ ही साथ कुछ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो यह भी सुनिश्चित करें, क्योंकि कुछ अंक ऐसे होते हैं जो आप अपने के हिसाब से होते हैं। 4 7 8 और 9। ये जो है शुभ नहीं होता। साथ ही साथ ये देखें इनके जो वॉवेल के अंक है ये लाना जरूरी है, क्योंकि वॉवेल के अंक आने पर इनकी भी शुद्धता पर ज्यादा बनेगी। अभी जो फिलहाल है कॉन्सोनेंट ज्यादा है। तो ये हम 4 6 8 जो अंक ज्यादा आ रहे हैं वे बार बार अपने ही दुश्मन है। उन अंकों को पहचान कर हम इसका उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने अंकों का एक शत्रु अक्षर भी हमने आपके पास सोच रखा है, जो कि आपको यह बताएगा कि उसके शत्रु अक्षर कौन कौन है। और शत्रु अक्षर का नाम उपयोग हम नाम को शुद्धिकरण के लिए नहीं, पर अपितु नाम को रखने के लिए करते हैं। चाहे दुकान का नाम हो, चाहे घर का नाम हो, चाहे नवजात शिशु का नाम, यह शत्रु अक्षर से आरंभ नहीं। तो चलिए अब हम चलते हैं वर्ष फल जानने का, यह वर्ष कैसा दिखेगा इस जातक का हम उदाहरण स्वरूप कैसे जानते हैं। तो वर्ष फल जानने के लिए पर्सनल ईयर को कैलकुलेट करते हैं। पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के लिए जो ओरिजिनल जन्म तिथि है उसमें से वर्ष को निकालकर वर्तमान वर्ष को रिप्लेस करते हैं और तब देखते हैं कि वह कौन सा अंक दे रहा है। यह इस जातक के संदर्भ में 4 दे रहा है। रनिंग एज इनका 1, मूलांक 2 भाग्यांक 3। यदि इन इसको देखा जाए तो मूलांक 2 बनता है, भाग्यांक 3 है और इनके एक अंक जो रनिंग है वो मित्रवत अंक है और 4 अंक जो है वो शत्रुवत है मूलांक का। इसलिए इनके 75% पर्सनल जो ईयर है वह अच्छे जाने की संभावना। इसके साथ ही हम आपको यहाँ प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त हम करते हैं। पहले भाग की प्रस्तुति समाप्त होती है। हम ये जान पाए कि अंकों का को कैसे जाने, कैसे परखें और उसका सही उपयोग कैसे करें। अब हम अभी जो अंक काम करते हैं ये हमने जाना, अंक बोलते भी हैं यह जान, अंकों की दुनिया में आपको ले आए। अंक आज का अंक जो बोल रहा है वो 4 अंक बोल रहा है। जी हाँ, ये 4 अंक जो अंक है ये जो मित्रवत है, एक के साथ ये तटस्थ है, 5 के साथ तटस्थ है और 6 और 7 के साथ मित्रवत। इसलिए 1 10 19 28 को जन्मे जातक, 5 14 23 को जन्मे जातक, 6 15 24 7 16 25 किसी भी माह के इन तिथियों को जन्मे जातक के लिए शुभ है। 4 13 22 31 तारीख को जन्मे जातक के लिए अशुभता की स्थिति है, क्योंकि ये अति शत्रु है। 8 17 26 को जन्मे जातक के लिए अति शत्रु, 9 18 27 को जन्मे जातक के लिए अति शत्रु। इस प्रकार ये अंक अति शत्रु बनते हैं इन जातकों के लिए, इनको सावधान रहना चाहिए। संक्षेप में हम कहें कि 1 10 19 28, 5 14 23, 6 15 24 और 7 16 25 को किसी भी माह के जन्म जातक के लिए आर्थिक उत्तमता के संकेत है। शेष अंक के लिए उत्तमता के संकेत नहीं, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके साथ ही हमारी ये प्रस्तुति
यहाँ समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि ये प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। हम उम्मीद करते हैं कि यह अंक आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध ये प्रस्तुति काफी उपयोगी सिद्ध होगी। और यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा लें, ताकि हम हमारी हर प्रस्तुति की सूचना आप तक मिल सके, पहुंच सके और आप उसे लाभान्वित हो। हम आपको, यदि आपके मन में कुछ हो ऐसे विचार आ रहे हैं जो हमारी प्रस्तुति को और बेहतर बना सकते हैं, तो आप उसका उस सही ढंग से अंत में आपका सुझाव अपेक्षित है। और इस प्रस्तुति को साझा जरूर करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके भी जीवन में शुभता आ सके, तो वे भी इस प्रस्तुति का लाभ उठाकर ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन में शुभता ला सकें। और अंत में हम इसके पूर्व की आपसे विदा लें, मंगल कामना करते हैं। आज का दिन, ये आज के दिन के देवता गुरु बृहस्पति देव से तथा हरि विष्णु से कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन शुभ। जय गुरु बृहस्पति देव, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण। ओम राम ह्रीं राम गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय गुरु।